हेलो गाइज, मैं काजल। वेलकम टू माया ट्यूशन चैनल। गाइज, आज है 12 अगस्त और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 12 अगस्त से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और ये सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो गाइज, अगर आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो mayatuition.com पे विजिट कर सकते हैं। आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइज, सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा ऐप है जो विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? फ्रेंड्स, ये हाल ही में जो है ये ऐप जो है टिकटॉक जो है ये विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड करने वाला ऐप बन चुका है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। टिकटॉक दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला सोशल मीडिया ऐप बन गया है। नई लिस्ट में टिकटॉक पहले नंबर पर है और फेसबुक दूसरे नंबर पे, व्हाट्सएप तीसरे नंबर पे और इंस्टाग्राम जो है चौथे नंबर पर और फेसबुक मैसेंजर 5वें नंबर पर है। गाइज, फेसबुक मैसेंजर जो है साल 2019 में पहले नंबर पर था और टिकटॉक चौथे नंबर पर था। लेकिन टिकटॉक 2020 में 2021 में जो टिकटॉक है ये पहले नंबर पर आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया गया है? फ्रेंड्स, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुआ था जिसमें ये विनेश फोगाट जो है इनको सस्पेंड कर दिया गया है। वो भी अनुशासनहीनता के आरोप इन पे लगा है। तो चलिए इनसे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। फ्रेंड्स, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने विनेश फोगाट को नोटिस जारी कर 3 सवाल का जवाब मांगा है। 16 अगस्त तक इन्हें महासंघ को जवाब देना होगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 के दौरान पहलवान विनेश फोगाट पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया है। इसके चलते भारतीय कुश्ती महासंघ ने विनेश फोगाट को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। फ्रेंड्स, इनको सस्पेंड कर दिया है। टोक्यो ओलंपिक विनेश फोगाट ने खेल गांव में रहने और दूसरे भारतीय खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करने से मना कर दिया था। इसी कारण इन्होंने इसके साथ ही भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक शिव नरेश की जर्सी पहनने से भी मना कर दी थी। गाइज, ये टोक्यो ओलंपिक में हार गई हैं और ये एक पहलवान है विनेश फोगाट जिन्हें हाल ही में सस्पेंड कर दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यस बैंक ने किसे अपना नया मुख्य सूचना अधिकार CIO नियुक्त किया है? फ्रेंड्स, ये हैं महेश राममूर्ति। फ्रेंड्स, महेश राममूर्ति जो हैं ये यस बैंक के नए CIO बने हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इनसे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। यस बैंक ने 10 अगस्त 2021 को कहा कि उसने महेश राममूर्ति को मुख्य सूचना अधिकारी CIO नियुक्त किया है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय बैंकों और प्रौद्योगिकी फर्मों में भुगतान और बैंकिंग प्रौद्योगिकी, उत्पादन, डिजाइन, व्यवसाय समाधान और प्रयोजन प्रबंधन में बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक अनुभव है। फ्रेंड्स, इनको ये सभी वर्क में जो है 3 दशकों से ज़्यादा का अनुभव है। इसी कारण यस बैंक ने इन्हें अपना चेयरमैन चुना है। यस बैंक भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र का एक बैंक है। यह एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसकी स्थापना 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर ने की थी। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि यस बैंक की जो स्थापना हुई थी 2004 में हुई थी और राणा कपूर और अशोक कपूर ने इस बैंक की स्थापना की थी। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो फ्रेंड्स, ये हैं जेम्स एंडरसन।
जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। तो चलिए इनसे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन भारत के अनिल कुंबले को पीछे छोड़ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। फ्रेंड्स, जो अनिल कुंबले हैं भारत के, इनको भी छोड़कर ये भी विकेट लेने वाले एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे। इनको भी पीछे छोड़कर ये जो जेम्स एंडरसन हैं ये ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। एंडरसन के नाम और टेस्ट क्रिकेट 621 विकेट का हो गया है। फ्रेंड्स, ये 621 विकेट लिए हैं और अब इनसे आगे सिर्फ मैथ्यू मुरलीधर जो 800 विकेट लिए थे, नंबर 1 पर हैं, और शेर वार्न जो 708 विकेट लिए थे, ये सेकेंड नंबर पर हैं, और ये थर्ड नंबर पे जेम्स एंडरसन बन गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत कितने स्थान पर है। फ्रेंड्स, जो वैश्विक युवा विकास सूचकांक है इसमें भारत का स्थान 122वें नंबर पर है। लंदन में ये राष्ट्रीय मंडल सचिवालय द्वारा जारी किया गया है। 181 देशों में इसका जो स्थान है 122वें है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। लंदन में राष्ट्रीय मंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में युवाओं की स्थिति को मापने वाले एक नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत 122वें स्थान पर है। युवा विकास त्रिवार्षिक रैंकिंग में भारत को 2010 और 2018 के बीच सूचकांक में शीर्ष 5 में शामिल किया। साथ ही अफगानिस्तान और रूस के साथ शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में उनके अंकों स्कोर में औसत 7.4% की वृद्धि हुई। इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एथलेटिक महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को ज्वेलिन थ्रो डे मनाया जाता है। फ्रेंड, ज्वेलिन थ्रो डे जो है ये भाला फेंक खेल है, इसे ज्वेलिन थ्रो से जाना जाता है। तो ये फ्रेंड्स है ये 7 अगस्त को मनाया जाएगा। इसी बार जो नीरज चोपड़ा हैं इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। इसी कारण इस घोषणा किया गया है कि हर 7 तारीख को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे, इसलिए इस तारीख को हर साल ज्वेलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। भारत में इस ओलंपिक में 2020 के ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ही गोल्ड मेडल जीते हैं। तो चलिए गाइज इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने एथलीट और टोक्यो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के मेडल जीतने पर ऐलान किया है कि अगले साल से देश के हर जिले में 7 अगस्त को भारत भाला फेंक प्रतियोगिता ज्वेलिन थ्रो डे आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसे ध्यान में रखिएगा, हर साल इसे अब 7 अगस्त को मनाया जाएगा क्योंकि 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। 7 अगस्त 2021 को ही नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। 23 वर्षीय नीरज अभिनव भद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा, ये 23 साल के हैं। यह ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। फ्रेंड्स, इस ओलंपिक में जो है ये पहला स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। तो फ्रेंड्स इस 7 अगस्त का जो वो भाला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन हर साल किया जाएगा, इसमें इस खेल में लोगों की ये भागीदारी को बढ़ाना और युवाओं को जो है उत्साहित करने के लिए इस जो 7 अगस्त का भाला फेंक प्रतियोगिता है हर साल मनाया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय युवा सेना ने किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? फ्रेंड्स, ये हाल ही में भारतीय जो वायुसेना है, ये दुनिया की सबसे ऊंची मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। ये लद्दाख में किया गया है। तो चलिए गाइज, इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया में सबसे ऊंची एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी टावर में से एक टावर का निर्माण किया है। फ्रेंड्स, ये लद्दाख में निर्माण किया गया है इसका, तो इसे ध्यान में रखिएगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा पूर्वी लद्दाख में चल रहे विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन पर नियंत्रण किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसका जो मकसद है इस टावर का लगाना का लद्दाख में चल रहे विमान और हेलीकॉप्टर पर हेलीकॉप्टर का संचालन पर नियंत्रण रखने का है। भारतीय पूर्वी लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी, फुक्चे और न्योमा सहित कई हवाई क्षेत्रों भी विकसित करने पर विचार किया जा रहा है। मतलब कि जो लद्दाख में दौला बेग ओल्डी जो है और फुकेच और न्योमा सहित कई हवाई अड्डे को विकास करने की विचार हो रही है। ये स्थान चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से बस कुछ ही मीटरों की दूरी पर है। फ्रेंड्स, ये जहाँ पर लगाया गया है ये जो चीन की सीमा है, जो चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा है LAC, उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खुदीराम बोस की पुण्यतिथि पर 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई हैं? तो फ्रेंड्स, खुदीराम बोस की 75वीं वर्षगांठ जो है ये 11 अगस्त को मनाया गया है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ, खुदीराम बोस की 18 साल की उम्र में फांसी की सज़ा दी गई थी। तो चलिए इनसे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस 75वीं वर्षगांठ के साथ साथ खुदीराम बोस को याद किया जा रहा है क्योंकि 11 अगस्त को 1908 में इनको फांसी हुई थी। फ्रेंड्स, इन 18 वर्ष की उम्र में इनकी फांसी हुई थी 1908 में। खुदीराम बोस की शहादत दिवस के मौके पर मुजफ्फरपुर जेल को पूरी तरह से सजाया गया है। फ्रेंड्स, मुजफ्फरपुर जेल जो है इसे पूरी तरह से सजाया गया है इनकी शहादत दिवस पर। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस ने 1905 में ही रेवोल्यूशन पार्टी ज्वाइन कर ली और जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ पर्चे बांटने लगे थे। वहीं साल 2006 में पहली बार अंग्रेजों ने उन्हें पर्चे बांटते पकड़ लिया। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले के हाबीबपुर गांव में हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? फ्रेंड्स, हाल ही में जो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम में जो है इसे भारत में किया गया है और फ्रेंड्स ये जो है ये फोरम संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। भारत में इस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अक्टूबर में इसे आयोजित किया जाएगा, इसका शुभारंभ किया जाएगा। अक्टूबर में भारत के पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की शुभारंभ होगा। भारत में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम एक इंटरनेट गवर्नेंस नीति चर्चा मंच है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। जो ये भारतीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो है एक इंटरनेट गवर्नेंस नीति चर्चा मंच है। यह संयुक्त राष्ट्र के तहत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का भारतीय खंड है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन वाला देश है। इसमें प्रति उपयोगकर्ता प्रति माह से अधिक डाटा की खपत होती है। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का संयुक्त राष्ट्र फोरम है
जो इंटरनेट गवर्नेंस से संबंधित मुद्दों पर बहुहितधार नीति संवाद को शामिल करता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जुलाई 2006 में इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की स्थापना की घोषणा की थी। फ्रेंड्स, इसका जो स्थापना हुआ था ये 2006 में हुआ था, इसे ध्यान में रखिएगा। आईजीएफ का पहला बैठक अक्टूबर-नवंबर 2006 में एथेंस ग्रीक में आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, इसका जो पहला बैठक हुआ था एथेंस ग्रीस में इसका पहला बैठक आयोजित किया गया था, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने राजस्व घाटे की 5वीं किस्त जारी की और 17 राज्यों को कितने करोड़ रुपए दिए। फ्रेंड्स, हाल ही में वित्त मंत्री ने 5वीं किस्त जारी कर दी है और इसमें 17 राज्यों को जो है ये 9871 करोड़ रुपये दिया गया है। फ्रेंड्स, 17 राज्यों में इतने रुपये दिए गए हैं। तो चलिए इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अब सरकार ने राज्यों को राजस्व घाटे की तहत 5वीं बार अनुदान दिया है। फ्रेंड्स, ये 5वीं बार का अनुदान है। वित्त मंत्रालय ने किस्त में 17 राज्यों को 9871 करोड़ रुपये जारी की हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 5वीं किस्त के जारी होने के साथ ही चालू वित्त वर्ष में पीडीआरडी के तौर पर पात्र राज्यों को कुल 49,355 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। तो इसे ध्यान में रखिए, जो पीडीआरडी के तौर पर इसे इतने पैसे दिए गए हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राजीव का हर महीने किस्त के तौर पर अनुदान किया गया है। राज्यों का यहाँ पर राज्य होगा। राज्यों को हर महीने किस्त के रूप में अनुदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 275वें के तहत केंद्रीय एवं करों में राज्यों की हिस्सेदारी के अंतरण के बाद होने वाले राजस्व घाटे पीडीआरडीओ की भरपाई के लिए अनुदान किया जाता है। फ्रेंड्स, ये 75वें अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के चेयरमैन जेबी महापात्रा ने कहा कि वित्त वर्ष 2021 से 22 में देश का शुद्ध प्रत्यक्ष कर 95% बढ़ा है और 3.40 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। तो इसे ध्यान में रखिएगा गाइज। और आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।